हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कट सेक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोगों ने 4 लेयर पढ़ी थी, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। जो सिरोसा होती है वो सबसे एलिमेंट्री की आउटर मोस्ट लेयर होती है और जो म्यूकोसा लेयर होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है। उसी म्यूकोसा लेयर में जो इनफोल्डिंग होती हैं उस इनफोल्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। कट सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल कट सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑफ म्यूकोसा लेयर। ठीक है, म्यूकोसा लेयर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर होती हैं। जो म्यूकोसा लेयर होती है, म्यूकोसा लेयर कौन सी लेयर होती है? इनर मोस्ट लेयर। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ठीक है, म्यूकोसा लेयर की सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इस टाइप से। और जो म्यूकोसा लेयर होती है सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, अंदर की तरफ होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। और ये मान लीजिए म्यूकोसा लेयर है। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिल रही है? इनफोल्डिंग। तो इनको बोलेंगे इनफोल्डिंग ऑफ म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा की इनफोल्डिंग है। इस इनफोल्डिंग को क्या करेंगे, हम जूम करके देखेंगे। इस इनफोल्डिंग को जूम करेंगे और जूम करने पे कुछ स्ट्रक्चर इसका इस टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में आपको देखने को क्या मिलेंगे? विलाई। जो ये सेल्स बना रहे हैं इसके, इन सेल को बोला जाता है विलाई। तो मैंने इसको क्या बोल दिया? इस सेल को विलाई। ठीक है, क्या बोला? विलाई। अब इस विलाई को क्या करेंगे? फर्दर जूम आउट करेंगे। जब फर्दर जूम आउट करेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस विलाई को क्या किया? इस विलाई को फर्दर जूम करके देख लिया गया। जब फर्दर जूम किया गया तो इसमें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे एंटीरोसाइट सेल में। ठीक है, तो विलाय को हमने क्या कर दिया? जूम कर दिया। और जूम करने के बाद में इस सेल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे ब्लड वेसल्स एंड ब्लड लिम्फ। ठीक, तो अब क्या करेंगे? इस सेल को फिर करेंगे जूम। इस सेल को फिर माइक्रोस्कोप में ले जाएंगे और जूम करके देखेंगे और ये सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस सेल को क्या बोला जाएगा? एंटीरोसाइट सेल। इस सेल को बोला जाएगा एंटीरोसाइट सेल। ठीक है, तो एक एंटीरोसाइट सेल में क्या निकले होते हैं? ये बन गई क्या? पूरी एंटीरोसाइट सेल। ठीक है, इस एंटीरोसाइट सेल में आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए दिखाई देते हैं। तो हर एक सेल में, एंटीरोसाइट के हर एक सेल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं और जिनको बोला जाता है माइक्रोविलाई। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलेंगे आपको कौन सी सेल में? एंटीरोसाइट सेल में। और इस एंटीरोसाइट में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको बोला जाता है माइक्रोविलाई। क्या बोला जाता है? माइक्रोविलाई। ठीक है, तो ये क्या हो गई? लिम्फ वेसल। ये क्या हो गई? लिम्फ वेसल। दिस इज लिम्फ वेसल। ठीक है, और इसको क्या बोल दिया गया? ब्लड वेसल्स।
ठीक है। इस लिम्फ वेसल का दूसरा नाम है लैक्टेल्स, लैक्टेल्स, ठीक है, लैक्टेल्स। अब हमने क्या किया, इस एंटीरोसाइट सेल को बाहर निकाल लिया। जब एंटीरोसाइट सेल को बाहर निकाला, जूम करके देखा तो क्या दिखाई पड़े, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और उस प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है, माइक्रोविलाई। उस प्रोजेक्शन को क्या बोलोगे, माइक्रोविलाई, ठीक है। और माइक्रोविलाई क्या करते हैं, माइक्रोविलाई का ही एक दूसरा नाम होता है ब्रश बॉर्डर सेल। क्या बोला जाता है, ब्रश बॉर्डर्ड सेल, ठीक है, गिविंग अ ब्रश बॉर्डर सेल। तो अगर माइक्रोविलाई की बात करें कि माइक्रोविलाई के फंक्शन क्या क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, इसका काम क्या होता है, तो माइक्रोविलाई क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। तो माइक्रोविलाई क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। माइक्रोविलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसा लेयर के अंदर, तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, मैक्सिमम क्या हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। दूसरा क्या होता है, जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, इट हेल्प्स इन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो सरफेस एरिया जब इंक्रीज हो जाएगा तो जो एब्जॉर्प्शन होगा वो एब्जॉर्प्शन कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। किसका होगा, न्यूट्रिएंट का, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, ठीक। तो हमने क्या देख लिया, कट सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर में हमने क्या किया था, जो म्यूकोसा लेयर होती है उसमें इनफोल्डिंग होती है। इनफोल्डिंग को हमने जूम करके देखा तो विलाई मिली, विलाई को फिर फर्दर जूम किया तो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिले। और इस स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलते हैं, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स। इनको क्या किया हमने, एक सेल यहाँ से निकाली, एक सेल को और जूम करके देखा तो उस सेल में क्या देखने को मिले हमको, माइक्रोविलाई, और इस सेल को नाम दिया गया एंटीरोसाइट सेल, ठीक है। माइक्रोविलाई क्या करते हैं, ब्रश बॉर्डर सेल देते हैं, इनको ब्रश बॉर्डर सेल के नाम से भी जाना जाता है। और जो माइक्रोविलाई होते हैं, माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड हेल्प इन द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ने के कारण क्या होता है, इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो पाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक, अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है न्यूट्रिएंट, वो किस टाइप से होता है, मेनली अगर देखा जाए तो 3 टाइप से होता है एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। पहला होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और थर्ड होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थर्ड कौन सा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो एक एक करके तीनों एब्जॉर्प्शन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं मेनली यहाँ पे। एब्जॉर्प्शन जो हैं वो मेनली कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। पहला कौन सा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा कौन सा है, फैसिलिटेटेड। दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और थर्ड कौन सा है हमारा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो फूड का एब्जॉर्प्शन कितने तरीके से होता है हमारे बॉडी में? 3 तरीके से होता है। पहला कौन सा होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा कौन सा होता है? फैसिलिटेटेड, और तीसरा कौन सा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट सबसे पहला होता है, तो इसमें अगर फूड एब्जॉर्ब होता है तो इसमें एनर्जी का कोई यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो एनर्जी यूज, नो एनर्जी यूज। ठीक है, इसके बाद में जब एनर्जी इसमें यूज नहीं होती है, जो डिफ्यूजन कैसा होता है? सिंपल डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे कैसा डिफ्यूजन होता है? सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक, फैसिलिटेटेड की अगर बात करें तो फैसिलिटेटेड में भी कोई एनर्जी नहीं लगती है, यहाँ भी लिखेंगे नो एनर्जी यूज, नो एनर्जी यूज। यहाँ भी कोई एनर्जी का यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं? प्रोटीन चैनल प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन चैनल प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटीन चैनल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन चैनल आर प्रेजेंट। ठीक, प्रोटीन चैनल की अगर बात की जाए तो प्रोटीन चैनल का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन चैनल का फंक्शन होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल को हेल्प करता है, मॉलिक्यूल को हेल्प करता है सेल के अंदर या बाहर जाने में, मूव करवाने में। ठीक है, सेल के अंदर बाहर या अंदर, अंदर जाने के मूव कराने में मदद करता है प्रोटीन चैनल। वहीं पर अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी एनर्जी यूज होती है, एटीपी एनर्जी यूज। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी एनर्जी यूज होती है, जिसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ठीक, इसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे सोडियम, सोडियम, पोटेशियम पंप प्रेजेंट होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप आर प्रेजेंट, पंप आर प्रेजेंट। अब सोडियम पोटेशियम पंप का क्या फंक्शन होता है? जो एंटीरोसाइट सेल होती है, एंटीरोसाइट सेल में ग्लूकोज और गैलेक्टोज के साथ में सोडियम जाता है। ठीक है, विदाउट सोडियम एंटीरोसाइट सेल में ग्लूकोज और गैलेक्टोज एंटर नहीं कर सकता है, इसकी वजह से सोडियम को जाना पड़ता है। अब वहाँ पे क्या होता है? एंटीरोसाइट सेल में एक पंप प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है सोडियम पोटेशियम पंप, और उस पंप के थ्रू सोडियम क्या होता है? बाहर निकाल दिया जाता है और पोटेशियम सेल के अंदर ले लिया जाता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बना के हम लोग समझते हैं किस टाइप से होता है। इसका हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं एंटीरोसाइट सेल का। तो मान लो हमने क्या लिया? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट लिया। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट लिया हमने, तो कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या ले लिया? कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमने क्या ले लिया? ग्लूकोज, ग्लूकोज, और क्या ले लिया? गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, और क्या ले लिया हमने? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक, अब अगर ग्लूकोज या गैलेक्टोज की बात की जाए तो इसमें इनिशियली क्या होता है? इनिशियली सिंपल डिफ्यूजन होता है। ठीक है, इनमें दोनों में क्या होता है? इनिशियली सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, अब जब सिंपल डिफ्यूजन इनमें हो जाता है तो क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन होने के बाद में ये ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब इनटू ब्लड वेसल। ठीक है, और ब्लड वेसल में क्या कर लिए जाते हैं? ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद में इसमें होता है थर्ड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो उसमें ग्लूकोज
और गैलेक्टोज साथ में जाते हैं। जो अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वहाँ पे एटीपी एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है। और सोडियम पोटेशियम पंप देखने को भी आपको वहाँ पे मिलेगा। फ्रक्टोज की अगर बात करें तो फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, फ्रक्टोज में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, फ्रक्टोज में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। और इसके बाद में जो डिफ्यूजन होता है वो फैसिलिटेटेड होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एंटीरोसाइट सेल बनाएंगे और उसके एंटीरोसाइट सेल के द्वारा हम लोग इस डायग्राम को समझेंगे। ये हमने क्या किया, एंटीरोसाइट सेल बना दी, ये बन गई एंटीरोसाइट सेल। यहाँ पे लिख देते हैं एंटीरोसाइट सेल, ठीक। अब इस एंटीरोसाइट सेल में क्या होंगे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज खाया आपने और गैलेक्टोज खाया। अब ग्लूकोज गैलेक्टोज इस सेल के अंदर डायरेक्ट नहीं आ सकता है, तो इसको आने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है, सोडियम का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर जाएगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज और सोडियम। तो यहाँ पे आ गया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस सोडियम। अब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होते हैं। इस सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू क्या होता है, 3 सोडियम बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। 3 सोडियम को बाहर निकाल दिया जाता है और 2 पोटेशियम को अंदर ले लिया जाता है, ठीक है। 2 पोटेशियम को अंदर ले लिया जाता है। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे होती हैं ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स को दे दिया जाता है जो इसका न्यूट्रिएंट होता है, और ये न्यूट्रिएंट ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर लिया जाता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी को क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। अब देखते हैं आगे अमीनो एसिड। अब बात हम लोग करेंगे अमीनो एसिड के बारे में। तो हमने क्या पढ़ लिया आज, एब्जॉर्प्शन के टाइप पढ़ लिए, जो कि 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पैसिव, दूसरा कौन सा होता है, फैसिलिटेटेड, और तीसरा कौन सा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में एनर्जी नहीं लगती है, सिंपल एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फैसिलिटेटेड में प्रोटीन चैनल प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी कोई एनर्जी नहीं लगती है। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एटीपी एनर्जी लगती है। इसके साथ साथ उसमें प्रोटीन, सोडियम और पोटेशियम पंप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अमीनो एसिड। अब हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड की अगर बात करें तो ये इनिशियली कैसा होता है, सिंपल होता है, इनिशियली सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अमीनो एसिड क्या बता रहा है, जो पहले क्या होता है अमीनो एसिड में, इनिशियली बात कर रहा है, शुरुआत की बात कर रहा है, स्टार्टिंग की बात कर रहा है। स्टार्टिंग में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है। अगर सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है तो वहाँ पे एनर्जी यूज नहीं होगी, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में। इसके बाद में क्या होता है, फिर जब सेकेंडरी जो इसका स्टेप होता है, दूसरा स्टेप होता है, दूसरे स्टेप में ये क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस वहाँ पे हो रही है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपने क्या पढ़ा है, सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सोडियम अंदर जाता है एंटीरोसाइट सेल के अंदर, और वहाँ पे जो पंप प्रेजेंट होता है सोडियम को बाहर निकाल देता है, और सोडियम को बाहर निकालने के बाद में पोटेशियम को अंदर ले लेता है,
ठीक है। और वहाँ पे जो एनर्जी लगती है, एनर्जी कौन सी लगती है, एटीपी एनर्जी लगती है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक। वहीं अगर फैट्स की बात कर ली जाए, अगर फैट्स की, वसा की, ठीक है, तो फैट्स आपने पढ़े हैं। फैट्स किस फॉर्म में होते हैं, ट्राईग्लिसराइड के फॉर्म में होते हैं, ट्राईग्लिसराइड, ठीक है, ट्राईग्लिसराइड के फॉर्म में फैट होते हैं। मतलब ग्लिसराइड के कितने होते हैं, 3 मॉलिक्यूल होते हैं। इन ट्राईग्लिसराइड फैट को सबसे पहले क्या होना पड़ता है, इमल्सीफाई। इन ट्राईग्लिसराइड फैट को क्या होना पड़ता है, इमल्सीफाइड होना पड़ता है, मतलब पायसीकरण होना पड़ता है, हिंदी में बोला जाता है इसको। और जब ये ट्राईग्लिसराइड इमल्सीफाइड हो जाता है तो ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। किसमें, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इसको समझते हैं हम लोग एंटीरोसाइड सेल बना के। हमारी एंटीरोसाइड सेल कैसी थी, कुछ इस प्रकार की थी। ये बन गई एंटीरोसाइड सेल, और एंटीरोसाइड सेट के ऊपर ये क्या बन गए, वो बन गए हमारे माइक्रोविलाई, मतलब फिंगर लाई प्रोजेक्शन जो निकले थे, ब्रश वाटर सेल। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल दे दिए जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो ये क्या आ गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जैसे इस सेल के अंदर आते हैं, जैसे ही इस सेल के अंदर आएंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, ट्राईग्लिसराइड के फॉर्म में आ जाएंगे। किस फॉर्म में आएंगे, ट्राईग्लिसराइड के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है। अब जब ये ट्राईग्लिसराइड के फॉर्म में आ जाएगा तो इसके ऊपर क्या होती है, एक लेयर बन जाती है प्रोटीन की, जिसको बोला जाता है काइलोमाइक्रॉन प्रोटीन। तो एक लेयर बन गई ट्राईग्लिसराइड के ऊपर, और उस लेयर को नाम दिया गया काइलोमाइक्रॉन। ठीक है, काइलोमाइक्रॉन प्रोटीन। क्योंकि काइलोमाइक्रॉन जो प्रोटीन होती है, इसका बनना यहाँ पे आवश्यक होता है। आवश्यक इसलिए होता है जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड लिम्फ होती हैं। ठीक है। ब्लड वेसल इसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, ना ही ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल जब इसको एब्जॉर्ब करती है तो काइलोमाइक्रॉन प्रोटीन की एक लेयर बन जाती है, तो एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राईग्लिसराइड है, ट्राईग्लिसराइड एमल्सीफाइड हुआ, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज हो गया। ये फैटी एसिड आया अंदर, ग्लिसरॉल अंदर आया, जैसे ही दोनों अंदर आए आपस में मिले, इसके बाद में फिर ये ट्राईग्लिसराइड बन जाते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे काइलोमाइक्रॉन की एक प्रोटीन बन जाती है। ठीक है। काइलोमाइक्रॉन की एक प्रोटीन बन जाती है। इसकी स्पेलिंग गलत है, सही कर देते हैं। काइलोमाइक्रॉन की एक प्रोटीन बन जाती है। अब ये दे दिए जाते हैं किसमें, ब्लड वेसल में। ये हो गया ब्लड लिम्फ, और ये हो गया ब्लड वेसल, ये हो गया ब्लड वेसल्स। ठीक है। अब ये ब्लड लिम्फ में दे दिया जाएगा। जब ब्लड लिम्फ में चला जाएगा, और ब्लड लिम्फ क्या करेगा, इसको फर्दर ट्रांसफ़र कर देगा ब्लड वेसल में। ठीक। तो ये क्या पढ़ लिया हमने, फैट्स पढ़ लिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एसिमिलेशन। ठीक है। एसिमिलेशन को बोला जाता है स्वांगीकरण। एसिमिलेशन कहाँ पे होता है, हमारे ब्लड में होता है। कहाँ पे होता है, ब्लड में होता है। तो इसकी डेफिनीशन की अगर बात करें तो डेफिनीशन सबसे पहले देखेंगे, द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली
finally reaches to the cell and utilized them for their activity is called assimilation. ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या पढ़ा था, जो फूड लिया था एंटेरोसाइट सेल के थ्रू फूड को अंदर ले लिया गया था और कहाँ पे पहुँचा दिया गया था, हमारे ब्लड वेसल में। अब ब्लड वेसल का काम क्या होता है, जो फूड होता है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचा देता है, हर एक ऑर्गन तक पहुँचा देता है। तो उसी को क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन बोला जाता है। तो द एब्जॉर्ब सब्सटेंस, ठीक है, जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो चुके हैं, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो चुके हैं, उन्हीं को बोला जा रहा है द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीचेस टू द, ठीक है, पूरी तरह से कहाँ पे पहुँचाए जा रहे हैं, हमारे सेल में। ठीक, इंटेस्टाइन से कहाँ पे पहुँचाए जा रहे हैं, हमारे सेल में ब्लड वेसल्स के थ्रू। वहाँ पे क्या कर लिए जाते हैं, ये यूटिलाइज कर लिए जाते हैं और इस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन बोला जाता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इजेक्शन की। इजेक्शन, ठीक, इजेक्शन, अगर इजेक्शन की बात करें तो इजेक्शन में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड आता है। ठीक है, इजेक्शन में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड reaches to the large intestine। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पहुँचा दिया जाता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में पहुँचा दिया जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, अगर पूछ लिया जाए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, तो आप बताओगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है वाटर, H2O, ठीक है, कुछ ड्रग्स हो जाते हैं यहाँ पे एब्जॉर्ब, एंड मिनरल्स, सम मिनरल्स। अब ड्रग्स, वाटर हो गया, ड्रग्स हो गया, ठीक है, और मिनरल्स हो गए, इनके एब्जॉर्ब होने के बाद में जो फूड बचता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो हो जाता है सोलिडिफाइड। ठीक है, आफ्टर एब्जॉर्बेशन, जब आफ्टर एब्जॉर्बेशन हो जाता है, मतलब एब्जॉर्ब होने के बाद में जो बड़ी आंत में जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं H2O, ड्रग्स और मिनरल्स, तो फूड कैसा हो जाता है, सोलिडिफाइड। तो फूड कैसा हो जाता है, सोलिडिफाइड फूड हो जाता है, सोलिडिफाइड फूड। अब ये सोलिडिफाइड फूड कहाँ पहुँचा दिया जाता है, रिच रेक्टम में। कहाँ पे, रेक्टम में। ये सोलिडिफाइड फूड रेक्टम में पहुँचा दिया जाता है। और रेक्टम में क्या होती हैं, स्ट्रेच मसल होती हैं। कौन सी मसल, स्ट्रेच मसल नहीं, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। और ये स्ट्रेच रिसेप्टर कैसे होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, जब रेक्टम कैसा हो जाता है, फुल हो जाता है, रेक्टम फुल हो जाता है, तो वहाँ पे एक मैसेज जाता है जो स्ट्रेच रिसेप्टर के पास में। स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्टिवेट होने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या जो फीकल मैटर होता है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। इसी को बोला जाता है इजेक्शन या एक्सक्रीशन। ठीक है, इजेक्शन या एक्सक्रीशन। तो ये लेक्चर यहाँ से समाप्त हुआ। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। थैंक यू।